Hello everyone, welcoming you to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous topic, that is D and F block element. Guys, D and F block element में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं, चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को D ब्लॉक एलिमेंट का कुछ बेसिक बताया था, यानी कि आपके पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, कैसे आप सर्च करोगे कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, क्यों उनको एस और पी के बीच में रखा गया है, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे हैं और क्यों होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपकी किस एलिमेंट में पेनल्टीमेट शेल जाएगी, किस एलिमेंट में आपकी एंटी पेनल्टीमेट शेल जाएगी, इसका रिकॉग्निशन करना, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप वाहू रूल से या फिर पीरियोडिक टेबल की हेल्प से आप सही से लिख सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट सेशन में डिस्कस की थी, साथ में कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स को भी मैंने डिस्कस किया था। तो चलिए गाइज, इसी के आगे की अगर हम बात करें तो ये जो बातें मैंने अभी बताई ये सब हमने सेशन नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 2 की अगर बात करें तो गाइज लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स बताए हैं। और साथ में आपको मैंने बताया है पीरियोडिक ट्रेंड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें मैंने आपकी आज इसमें डिस्कस की हैं। अब गाइस मैं आज डिस्कस करने वाली हूं आपको सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आपके वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, यानी वो ट्रांजिशन जिसके द्वारा आपके कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट अपने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए गाइस, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन कौन से वो कंपाउंड्स हैं जो कि आपका ट्रांजिशन एलिमेंट बनाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की। जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं लगभग सभी कलर्ड और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को शो करते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला पॉइंट है ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड। जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं गाइस, सभी ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड होते हैं। कलर्ड ऑफ अ कंपाउंड इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जो आपके कंपाउंड्स का ये जो आपके कलरफुल कंपाउंड है, इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांजिशन होता है वही आपके कलर्ड कंपाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गाइस नेक्स्ट पॉइंट आपका है, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट पॉइंट आपका है एक्साइटेशन और प्रोमोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। क्लियर। फोर्थ आपका कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, और जब हायर स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो एनर्जी को इमिट करता है। यानी कि अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट हो गया आपका n=1। अगर आपका इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। मान लेते हैं कि कोई एक्साइटेड स्टेट इन्फिनिटी है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा है, ठीक है। तो जब आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जबकि अगर यही इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ जा रहा है, मतलब ये हुआ कि भाई इसने अपनी एनर्जी को इमिट कर दिया। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एनर्जी इमिट हो रही है या फिर जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो एक वेवलेंथ साथ में जा रही है। क्लियर। कैसे पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी इमिट हो रही है, किस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है? अब इस चीज को समझने के लिए आपको क्या देखना है गाइज, कोई इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपकी जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और उस पर्टिकुलर टाइम के साथ जब वो एनर्जी एक एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ जाएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा। जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को वह इमिट करता है उसी का
कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कंपाउंड शो होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो वही चीज मैंने लिखी है, द एक्साइटेशन और परम्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो कैसे अकर होगा? प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ठीक है, यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट होगा और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जंप कर जाएगा। फिर जब वही पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इमिट करेगा तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ वापस आएगा। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है तो एनर्जी को इमिट करता है, और ये जो एनर्जी इमिट होती है ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में होती है गाइस, जैसे कि यूवी लाइट में आपकी विवग्योर वेवलेंथ, ये भी तो एक एनर्जी ही है, और जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी इमिट होती है वही आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कंपाउंड्स में दिखाई देता है। क्लियर? अब इस पिक्चर को देखो जरा, इसको समझने की कोशिश करो गाइस। मैंने आपके सामने यूवी, IR और बीच में विवग्योर लिखा है, समझ में आया? मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो आपका यूवी लाइट है ये कलरलेस है, IR रीजन ये भी आपका कलरलेस है। यूवी रीजन और IR रीजन अपने कलरलेस को शो करता है। क्लियर? मतलब ये हुआ कि अगर हम यूवी की बात करें चाहे IR की बात करें, ये दोनों किससे मिलकर बने हैं? ये आपके 7 कलर से यानी 7 वेवलेंथ से मिलकर बने हैं। 7 वेवलेंथ का मतलब आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स मिलकर आपकी एक कंप्लीट यूवी रीजन का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अगर हम इसके वेवलेंथ की बात करें तो गाइस इसका वेवलेंथ वॉयलेट से लेकर रेड की तरफ जा रहा है, और इसमें लीस्ट वेवलेंथ आपका होता है वॉयलेट का, जो कि आपका होता है 400,000। वहीं पे अगर मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करें या फिर हाईएस्ट की बात करें तो गाइस रेड हमारा एक ऐसा कलर है जो अपनी हाईएस्ट वेवलेंथ 38,000 एंगस्ट्रॉम शो करता है। क्लियर? आपको ध्यान होगा कि जब हम प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट 12th में करते थे तो एक लाइट बीम जाती थी और हम दिखाते थे कि किस तरह से हमारी लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, यही तो दिखाते थे, VIBGYOR में स्प्लिट हो गई, और जो सबसे ऊपर वाला कलर होता था वो रेड होता था जो कि हाईएस्ट आपकी वेवलेंथ को शो करता था। तो यस गाइस, यही तो आपका दिखा रहा है कि जो सिंपल व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी है, यानी 7th वेवलेंथ से मिलकर बनी है। इज इट क्लियर? चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कलर इज कलर ऑफ ऑब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, जो आपका कलर किसी रेडिएशन द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है या फिर रिफ्रैक्ट किया जा रहा है, आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ वन अनदर। क्लियर? मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर किसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा, जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो इमिट करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कंपाउंड हमको दिखाई देगा। तो अब एक चीज देखो, द कलर ऑफ कंपाउंड अपोजिट साइड्स ऑफ आर्टिस्ट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ईच अदर। देखो इस व्हील का, ये आपके लिए एक मैंने आर्टिस्टिक व्हील दिखाई है। इस आर्टिस्टिक व्हील के 2 टाइप है ना, 2 पार्ट्स हैं, आप देख पा रहे हो, एक लेफ्ट पार्ट है एक राइट पार्ट है। इमेजिन करो कि लेफ्ट पार्ट के कलर्स की वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन ने, एलिमेंट ने, कंपाउंड ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो आपके कंपाउंड का कलर कौन सा आएगा? राइट हैंड साइड वाला। इसी तरीके से अगर राइट हैंड साइड के वेवलेंथ को उन्होंने कंपाउंड ने एब्जॉर्ब किया है तो आपका आने वाला कलर लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा। सिंपल कंक्लूजन क्या निकला गाइस? सिंपल कंक्लूजन ये निकला कि इमेजिन करो अगर कोई आपका कंपाउंड है जो वॉयलेट कलर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके कंपाउंड का दिखने वाला कलर येलो होगा। इसी तरीके से मान लो कि कोई आपका कंपाउंड है जो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ब्लू कलर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का मतलब ये हुआ कि उसका कंपाउंड का कलर ऑरेंज होगा। क्लियर? इसी तरीके से इमेजिन करो कोई ऐसा कंपाउंड है जो ग्रीन कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है,
तो उसका दिखने वाला कलर यानी उस कंपाउंड का कलर रेड होगा। इज इट क्लियर? इसी तरीके से अगर इधर साइड की बात करूं तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड जो आपका रेड, ऑरेंज या फिर येलो कलर की वेवलेंथ को एब्सॉर्ब कर रहा है तो गाइस दिखने वाला कंपाउंड का कलर वॉयलेट, ब्लू और ग्रीन होगा। क्लियर? बस यही चीज हमने आर्टिस्टिक व्हील से बता दी। अब आप कहोगे कि व्हील कहां से आया? तो गाइस जो छोटे पे हम लोग नॉर्मल ड्राइंग की बुक में जो व्हील पढ़ते थे ये वही है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो बस आपने क्या करना है, उस पर फोकस करना है। और ये जो हमारा यूवी लाइट है जो कि आपके सिंपल व्हाइट दिखाई देती है, सोचो ये 7 रंगों से मिलकर बनी है और फिर भी व्हाइट दिखाई देती है। उसका रीजन क्या है कि नंबर ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रखी है और यही नंबर ऑफ वेवलेंथ अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को देकर व्हाइट में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। कौन कौन से वो टाइप हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करते हैं? गाइस पहला है चार्ज ट्रांसफर, दूसरा है डीडी ट्रांसफर और तीसरा है एफएफ ट्रांजिशन। यानी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, 3 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमारा कोई भी कंपाउंड शो करता है। मतलब 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। पहला है चार्ज ट्रांसफर, दूसरा है डीडी ट्रांसफर और तीसरा है एफएफ ट्रांजिशन। नेक्स्ट गाइस, सिग्मा सिग्मा स्टार अरेंजमेंट या तो हो जाएगा आपका, पॉसिबिलिटी होगी, या फिर पाई पाई स्टार पॉसिबिलिटी होगी, या फिर गाइस डेल्टा डेल्टा स्टार पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। तो ये आपके कुछ पॉसिबिलिटी है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है और आपके कंपाउंड्स कलर दिखाई देते हैं। अब चलो गाइस हम लोग चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर जो कि है हमारा डीडी ट्रांजिशन। क्या कह रहा है डीडी ट्रांजिशन? गाइस एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G टू TeG। अगर आपका इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन T2G से EG की तरफ हो रहा है, किधर हो रहा है? T2G से EG की तरफ हो रहा है, तो आपका क्या बनेगा? T2G और EG। तो आपका क्या होगा? तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। इसी तरीके से गाइस अगर आपके कंपाउंड का EG से E2 से T2 की तरफ हो रहा है तो ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। एग्जांपल के लिए जैसे आपका NiH2O का होल 6 पॉजिटिव, ये भी एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपका DD ट्रांजिशन दिखाता है। इसमें क्या होता है, आपके जो D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके क्या करते हैं, पहले नीचे भरे जाते हैं, फिर हाई स्प्लिटिंग हाई फील्ड लिगेंड के हेल्प से ये आपके ऊपर जंप कर जाते हैं रिमेनिंग, फिर उसके बाद उसकी फिलिंग होती है। नेक्स्ट है चार्ज ट्रांसफर। गाइस क्या कहता है चार्ज ट्रांसफर? चलो इसको भी देख लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल ऑफ वन स्पीसीज टू द ऑर्बिटल ऑफ अनदर स्पीसीज। जो आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज तक, गाइस वो आपका कहलाता है चार्ज ट्रांसफर, जो कि आपका MnO4 में होता है। MnO4 में क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन जो आयन है जिसमें P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, है ना। जबकि गाइस P-2 होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गए। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, Mn का तो आपका d ऑर्बिटल पूरा खाली होता है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर आपका d में आ जाता है। इस अनफिल्ड ऑर्बिटल की वजह से आपकी कंपाउंड कलर शो होता है। क्लियर? तो उसका कारण क्या है? चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर की वजह से हमारा जो MnO4 है वो कलर दिखाई देता है। अब गाइस आपके लिए क्वेश्चन मैंने बना दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Why the MnO4 is colored despite having D0 configuration? MnO4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0 होता है, उसके बावजूद MnO4 आपका कलर क्यों दिखाई देता है? गाइस टेक योर टाइम और इसका जरा जवाब दीजिए आप लोग फटाफट से। तो गाइस निकाला क्या आपने अपना जवाब?
अभी पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था वो इसी का तो था। जो आपका मैग्नीज होता है उसकी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली ब्लैंक होती है। अब जब इसकी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली ब्लैंक है, ऑक्सीजन के पास O-2 है, यानी ऑक्सीजन के पास नॉर्मली P में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि गाइस 3 ओके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपके 2 हैं, यानी ऐसे करके 2 हो गए इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप होगा डी में चला जाएगा, यानी चार्ज का आपका ट्रांसफर हो गया। तो यस गाइस, इसका रीजन है चार्ज ट्रांसफर, और इस चार्ज ट्रांसफर की वजह से आपका MnO4 आयन आपका कलर्ड दिखाई देता है। नेक्स्ट गाइस देखो, अब मैंने आपके लिए कुछ आपके डी ब्लॉक के आयंस हैं जिनके कलर्स बताए हैं। चलिए इनको एक बार अपने खुशी से देखते हैं। स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4। गाइस आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d0, ठीक है। इसी तरीके से टाइटेनियम +3 आयन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d1। वेनेडियम +3 3d2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +3 यानी 3d3। ऐसे मैग्नीज +3 यानी 3d4, मैग्नीज +2 3d5, फेरस +3 3d5, फेरस +2 3d6, कोबाल्ट +2 3d7, निकिल +2 3d8, कॉपर +2 3d9, कॉपर +3d10, Zn +2 3d10। यस गाइस, यही तो है, ये आपके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो गाइस 3d0 मतलब कलरलेस, ठीक है। 3d1 का मतलब पर्पल, 3d2 का मतलब ग्रीन, 3d3 का मतलब वॉयलेट, 3d4 का मतलब वॉयलेट, ठीक है। 3d5 का मतलब पिंक, 3d5 का मतलब ब्राउन, 3d6 का मतलब ग्रीन, ठीक है। 3d7 का मतलब पिंक, 3d8 का मतलब ग्रीन, 3d9 का मतलब ब्लू, 3d10 का मतलब कलरलेस एंड 3d10 का मतलब कलरलेस। मतलब क्या हुआ कि आपके कलरलेस कौन कौन से हुए, कॉपर, जिंक और स्कैंडियम और टाइटेनियम +4 आयन। तो ये आपके 3 हो गए कलरलेस, बाकी सब हो गए आपके कलरफुल, जो कि आपके डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स के 3D सीरीज से है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन MlX आयन। क्या आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स वेरी रेडिली। हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बहुत तेजी से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इसका कारण क्या होता है चलो देख लेते हैं गाइस। इसका सबसे पहला कारण है आयन साइज ऑफ कैटाइन, स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन, क्योंकि इनके कैटाइन का साइज बहुत स्मॉल होता है, इसी वजह से हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत तेजी से आयन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिवली लार्ज न्यूक्लियर चार्ज। इनके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है गाइस, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ रहा है तो मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो यस गाइस, रिलेटिवली लार्ज न्यूक्लियर चार्ज, इनका न्यूक्लियर चार्ज रिलेटिवली ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये आसानी से इंटरैक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके पास बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट की अवेलेबिलिटी होती है। नंबर 4, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है, और वो भी एप्रोप्रिएट एनर्जी होती है, और यही एप्रोप्रिएट एनर्जी का जो डी ऑर्बिटल होता है ये वैकेंट होता है। गाइस अगर कंप्लीटली फील्ड या फिर हाफ फील्ड, पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल है, वो अपनी अगर किसी लिगेंड के इंटरेक्शन में आता है, अगर किसी लिगेंड के इंटरेक्शन में आता है तो वो अपनी डीजेनरेसी को लूज कर देता है, और किस में कर देता है, Eg और T2G में अपनी डीजेनरेसी को लूज कर देता है, जिसके बारे में हम लोग CFT में, MOT में, VBT में पढ़ेंगे, MOT में पढ़ेंगे, ठीक है। वैकेंट डी ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट बाय लिगेंड। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है जो कि अपने
एप्रोप्रिएट लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। क्लियर। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ट्रांजिशन होता है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है गाइज एलॉय फॉर्मेशन। क्या है एलॉय फॉर्मेशन? चलिए एक बार आप इस पे ध्यान एक बार नजर लगा लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉय। जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके पास एलॉय फॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज गाइज दे आर क्वाइट सिमिलर इन एटॉमिक साइज, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज लगभग समान होता है। दे कैन म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट वन अनदर क्रिस्टल लैटिस। ये म्यूचुअली अनदर क्रिस्टल लैटिस में सब्स्टिट्यूट होने की क्षमता रखते हैं। अब देखो हमने क्या बोला कि जो हमारे एलॉय होते हैं ना या फिर ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा एलॉय फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं। और क्यों रखते हैं? क्योंकि इनका साइज लगभग समान होता है। एटॉमिक साइज इनका लगभग समान होता है। दे कैन म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट वन अनदर क्रिस्टल लैटिस, और ये म्यूचुअली क्रिस्टल लैटिस को सब्स्टिट्यूट करने की भी क्षमता रखते हैं। क्लियर गाइज। दे आर एक्सट्रीमली हार्ड। ये बहुत हार्ड होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग लैटिस, और इनका जो लैटिस होता है मेल्टिंग वो भी बहुत हाई होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्रॉन्ज की बात करें, ब्रॉन्ज हमारा कॉपर और स्टेनस से मिलकर बना हुआ एलॉय ब्रॉन्ज कहलाता है। कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ एलॉय हमारा ब्रेस कहलाता है। इसी तरीके से गन मेटल गाइज कॉपर, जिंक और स्टेनस से मिलकर बना हुआ एलॉय हमारा गन मेटल कहलाता है। Au, Ag एंड कॉपर, इन तीनों से मिलकर बना हुआ एलॉय हमारा 14 कैरेट गोल्ड कहलाता है, जिसको नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। सिर्फ ऑर्गेनम यानी Au आपका 24 कैरेट गोल्ड होता है। एंड गाइज ये सभी आपके एलॉय फॉर्मेशन के एग्जाम्पल हैं। क्लियर, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट देखो इंटरस्टेशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। व्हाट इज इंटरस्टेशियल कंपाउंड फॉर्मेशन? कैसे बनाते हैं ये इंटरस्टेशियल कंपाउंड, बताइए गाइज। देखो अगर आपके आयन का साइज छोटा है तो वो आसानी से इंटरस्टेशियल स्पेस को में बैठ जाएगा, और जब इंटरस्टेशियल स्पेस में बैठ जाएगा तो यस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या करेगा? कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर। तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट हैव रिमार्केबल पावर टू कंबाइन विद एटम ऑफ रिलेटिवली स्मॉल साइज टू फॉर्म इंटरस्टेशियल कंपाउंड। जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके पास एटम के साथ कंबाइन करने की एक बहुत अच्छी पावर होती है। इनके साइज छोटे होने की वजह से ये इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर साइज छोटा होगा तो क्या होगा? वो इंटरस्टेशियल साइज को एक्सेप्ट कर लेगा। क्या करेगा? इंटरस्टेशियल साइज को एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर गाइज? सॉरी गाइज, आई एम नॉट वेल बट आई एम ट्राइंग टू बी कंप्लीट माई लेक्चर। तो कहाँ पे हम चल रहे थे कि हमारा जो एटम होता है वो क्या करेगा? इंटरस्टेशियल साइड को एक्सेप्ट कर लेगा। अब जितना ज़्यादा छोटा साइज उतना अच्छा उसका फिक्सिंग, मतलब कैविटी, जिस तरीके से कैविटी में आपका जाकर कोई भी छोटा पार्टिकल बैठ सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपका इंटरस्टेशियल साइड में छोटे छोटे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो उस पोजिशन को गेन कर लेते हैं और इंटरस्टेशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। गाइज एग्जाम्पल के लिए देख लो क्या क्या हमारे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले हाइड्राइड विद हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्राइड विद हाइड्रोजन। ठीक। नेक्स्ट आपका क्या है? कार्बाइड विद कार्बन। हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड और कार्बन के साथ कार्बाइड आपका बनाकर क्या बनाते हैं? इंटरस्टेशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। अब गाइस बात कर लेते हैं हैलाइड ऑफ 3D मेटल कि कौन कौन से हैलाइड हैं जो कि हमारे 3D मेटल बनाते हैं।
तो चलो देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर पे फोकस करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 ये है ऑक्सीडेशन नंबर, और इसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन से आपके हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो गाइस TiX2 थर्ड, TiX2 थर्ड का मतलब ये है कि ये क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक ये आपके हैलोजन यूज होते हैं यहाँ पर। TiX2 टाइटेनियम, TiX2, TiX3, TiX4 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। वेनेडियम का देखो गाइस, वेनेडियम आपका TiX2, TiX3, TiX4 और TiX5 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। और यार हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आपका TX1 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका सिर्फ एक फ्लोरीन है, यहाँ पर आपका सिर्फ फ्लोरीन के साथ में ये आपको वेनेडियम टेट्राफ्लोराइड देता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्रोमियम, आपका क्रोमियम डाइहैलाइड, क्रोमियम ट्राइहैलाइड, क्रोमियम टेट्राहैलाइड, क्रोमियम पेंटाहैलाइड और क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। मतलब सबसे ज्यादा अगर कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है तो कौन कर रहा है 3D में, क्रोमियम कर रहा है, राइट। नेक्स्ट देखो मैग्नीज हमारा 3 तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, MnX2, MnF3 और MnF4। इसी तरीके से आयरन की बात करें तो गाइस आयरन भी हमारा 2 तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। पहला है FeX2, दूसरा है FeX3। क्लियर। नेक्स्ट देखो कोबाल्ट हमारा 2 तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, COX2, COF3। नेक्स्ट है NiX2, निकेल डाइहैलाइड। इसी तरीके से कॉपर X और कॉपर X2, यानी कॉपर थर्ड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन और आयोडीन आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। CuX2 की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ आपका कॉपर डाइफ्लोराइड आपका फॉर्म होगा, बाकी कुछ नहीं। वहीं पे जिंक की बात करूं तो जिंक सिर्फ एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जो कि होता है ZnX2। क्लियर। तो ये हो गए आपके हैलाइड जो कि आपके 3D मेटल्स बनाते हैं। किन किन ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट 1, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ऑक्सीडेशन स्टेट 4, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट 6। क्लियर गाइज। एक बार आप 30 सेकेंड के लिए अपने इस पे निगाह डाल लो जिससे कि आपको ध्यान रहे। देखो टाइटेनियम ने आपके टोटल 3 कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है ना, कौन कौन से, TiX2, TiX3 और TiX4। क्लियर। दूसरा देखो वेनेडियम ने आपके 4 कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, वेनेडियम डाइफ्लोराइड, वेनेडियम ट्राइफ्लोराइड, वेनेडियम टेट्राफ्लोराइड और वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड। क्रोमियम ने आपके टोटल 5 फ्लोराइड का फॉर्मेशन किया, क्रोमियम डाइफ्लोराइड, क्रोमियम ट्राइफ्लोराइड, क्रोमियम टेट्राफ्लोराइड, टेट्राहेलाइड, क्रोमियम पेंटाहेलाइड, क्रोमियम डाइहेलाइड, क्रोमियम ट्राइहेलाइड, क्रोमियम टेट्राहेलाइड। क्लियर। और साथ में क्रोमियम पेंटाफ्लोराइड, क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड, मतलब फ्लोराइड के 2, बाकी 3 किसी के भी साथ उन्होंने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। मतलब 5 और 6 आपकी जो वैलेंसीज हैं वो आपके फ्लोराइड के साथ कंबाइन कर रही हैं, बाकी किसी के साथ नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मैग्नीज, MnX2, MnF3, MnF4, यानी मैग्नीज की 3 और 4 पोजीशंस आपकी फ्लोराइड के साथ है, बाकी MnX2 सभी तरीके के हैलाइड के साथ फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट है FeX2 और FeX3, यानी आपका जो आयरन है वो 2 तरीके के हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। कोबाल्ट आपके 2 तरीके के COX2 और COF3 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। बात करें निकिल की तो गाइस निकिल आपका NiX2 यानी निकिल डाइहैलाइड बना रहा है। कॉपर आपका निकिल कॉपर हैलाइड और कॉपर डाइहैलाइड बना रहा है। और जिंक आपका सिर्फ एक बना रहा है, कॉपर डाइहैलाइड। क्लियर। तो ये था हमारा हैलाइड इन 3D मेटल। अब गाइस बात कर लेते हैं ऑक्साइड इन 3D मेटल। क्या है ऑक्साइड का फॉर्मेशन? गाइस हमारे 3D सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ से? ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से लेकर ऑक्सीडेशन स्टेट 7 तक।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 में सिर्फ आपका एक कॉपर है जो कि कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है Cu2O, है ना। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात 2 की बात करें तो सिर्फ हमारा स्कैंडियम ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में कोई भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता, जबकि बाकी टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये तीनों आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखो, थर्ड है हमारा, गाइस हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीडेशन स्टेट 3 में स्कैंडियम सिर्फ हमारा निकेल, कोबाल्ट और जिंक, इन 3 को छोड़कर बाकी सभी कंपाउंड्स हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 के लिए भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस और कोबाल्ट, ये सभी आपके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि निकेल, कॉपर, जिंक आपके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करता। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट 4। गाइस ऑक्सीडेशन स्टेट 4 में हमारा स्कैंडियम कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करता, फेरस हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करता, कोबाल्ट नहीं करता है, निकेल नहीं करता है, कॉपर नहीं करता है और लास्ट जिंक हमारे कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट 5। तो यस गाइस, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 में सिर्फ आपका वेनेडियम है जो कि कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। 6 की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट 6 के लिए सिर्फ क्रोमियम आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। वहीं पर ऑक्सीडेशन स्टेट 7, यस गाइस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 3 आपके, कि ऑक्सीडेशन स्टेट 7 में सिर्फ एक मैग्नीज है जो कि आपके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। गाइस स्कैंडियम सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट 3 में S2O3 टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट टाइटेनियम हमारा 3 तरीके के ऑक्साइड बनाता है, पहला है TiO, Ti2O3, TiO2। वेनेडियम हमारा 4 तरीके के ऑक्साइड बनाता है, वेनेडियम ऑक्साइड, डाइवेनेडियम ट्राइऑक्साइड, डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड, डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसी तरीके से कॉपर की बात करें तो कॉपर हमारा CrO, Cr2O3, CrO2 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज ऑक्साइड MnO, Mn3O4, Mn2O3, MnO2 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। एंड गाइज आयरन हमारा FeO, Fe3O4, Fe2O3 टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। वहीं पे अगर कोबाल्ट की बात करें तो गाइस कोबाल्ट हमारा ऑक्सीजन के साथ COO, CO3O4 एंड निकेल हमारा NiO, साथ में Cu हमारा CuO और Cu2O का फॉर्मेशन कर रहा है। लास्ट आती है जिंक की बात, तो गाइस जिंक हमारा ZnO का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हो गए हमारे कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट और ये हो गए उसके कुछ ऑक्साइड्स जिनका फॉर्मेशन हमारा कंपाउंड कर रहे हैं। क्लियर गाइस। नेक्स्ट है मेटेलिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर। चलो गाइस अब मैग्नेटिक कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। देखो बहुत सारे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि पैरामैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। गाइस पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ कि वो कंपाउंड्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। बस एक ऑक्सीजन है जो एक एक्सेप्शन केस है, डायमैग्नेटिक होने की जगह पैरामैग्नेटिक होता है। उसका रीजन होता है उसका बॉन्ड लेंथ। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनो, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर पैरामैग्नेटिक, दे आर अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट। अब पैरामैग्नेटिक होंगे तो ऑफ कोर्स वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे गाइज, है ना, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा? अट्रैक्शन आपका इनबिल्ट होगा। क्लियर? तो दैट्स वाई आपके जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो पैरामैग्नेटिक है और इसी वजह से आपके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। जितने भी आपके सभी तो नहीं बोलूंगी, मैक्सिमम आपके d ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं उनके पास
डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से गाइस ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है गाइस पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो उनका पैरामैग्नेटिज्म है वो बढ़ जाता है किसके साथ? विद इंक्रीज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं पैरामैग्नेटिज्म भी बढ़ता जाता है। यस गाइस, जितना ज़्यादा आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे आपका पैरामैग्नेटिज्म बढ़ेगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज होगा। अब बात आती है कि हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे कैसे? तो गाइस मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? म्यू से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2। और यहाँ पर n क्या है? n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ध्यान रहेगा क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट गाइस, अब मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जो हमारे डायामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं या फिर फेरोमैग्नेटिक होते हैं, इनको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो जितने डायामैग्नेटिक होते हैं जब उन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता, उन पर कोई असर नहीं पड़ता, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो वो क्या करते हैं? वो अपोज करने लगते हैं। डायामैग्नेटिक क्या करते हैं? अपोज करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करते हैं? अपोज करते हैं। ठीक है। ऐसे पैरा की अगर बात करें गाइस, तो जो आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं ये आपके जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया जाता ये रैंडम होते हैं। बट गाइस अगर आपने इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो ये कैसे हो जाते हैं? सीक्वेंस में आ जाते हैं। किस में हो जाते हैं? सीक्वेंस में, यानी डायगोनल हो जाते हैं। क्लियर? इसी तरीके से फेरोमैग्नेटिक की बात कर लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? जब तक आपका इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगता ये अलाइंड होते हैं, बट अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो भी गाइज ये अलाइंड ही रहते हैं। क्लियर? तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपसे डिस्कस करने थे। गाइज अब बात कर लेते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी की। क्या है कैटालिटिक प्रॉपर्टी? वेरियस ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज कैटालिस्ट। जो आपके बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, आपने भी देखा होगा डी ब्लॉक के बहुत सारे एलिमेंट हमारे किसकी तरह यूज होते हैं? कैटालिस्ट की तरह यूज होते हैं। यानी किसी भी रिएक्शन को की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से वो आपके मेटल है जो यूज किए जाते हैं? पहला है आयरन। आयरन यूज किया जाता है इन वेरियस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 एंड बहुत सारे NH3 के मैन्युफैक्चरिंग में हमारा आयरन एज अ कैटालिस्ट यूज किया जाता है। दूसरा है V2O5। V2O5 हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज किया जाता है, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस गाइस किसका होता है? H2SO4 के फॉर्मेशन के लिए होता है। क्लियर? नेक्स्ट है प्लैटिनम। गाइस प्लैटिनम बहुत कॉमन सा है, बहुत अच्छा है कि मतलब सबको पता होना चाहिए एकदम टंग पर कि हमारा जो प्लैटिनम होता है वो ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस में यूज किया जाता है। और ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस हमारा किसके फॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है? NH3 के फॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है निकिल। निकिल हमारा एज यूजुअल सबको पता है, बचपन से याद कराया जाता है साइंस की बुक से कि ऑयल्स के डिहाइड्रोजनेशन में आपका निकिल यूज किया जाता है। वहीं पे FeSO4 H2O2 की बात करूं तो ये आपका फेंटस रिएजेंट होता है जो कि आपके अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कॉपर। कॉपर हमारा कब यूज होता है? डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन में हमारा कॉपर यूज होता है। क्या यूज होता है? कॉपर हमारा अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन में यूज होता है। लास्ट है गाइस Al2C2H5 का होल 6 किसके साथ में? TiCl4 के साथ में, यानी जिंजरनाटा कैटालिस्ट। और जिंजरनाटा कैटालिस्ट हमारा पॉलीमर में यूज किया जाता है, पॉलीमर के फॉर्मेशन में, यानी प्रोडक्शन ऑफ पॉलीथीन में हमारा जिंजरनाटा कैटालिस्ट यूज किया जाता है। तो गाइज ये थे हमारे कैटालिस्ट। आई थिंक कि और नहीं होंगे। अब देखो इन सेम केस क्या होता है कि कुछ आपके एलिमेंट
जिनके पास अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन होता है वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, किसके साथ में, रिएक्टेंट के साथ में। और कुछ ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जिनके पास लार्ज सरफेस होती है रिएक्शन करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसी वजह से जो हमारे कैटालिस्ट होते हैं, हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो एज अ कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं। इज इट क्लियर? तो गाइज ये था हमारा कैटालिस्ट, जिसमें कि हम लोगों ने ये समझा कि जितने भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, सारे तो नहीं, लगभग कुछ एलिमेंट्स है ना, जिनको कि मैंने आपको बताया, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके कैटालिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं, जिनको कि एक बार आप देख लो कौन कौन से थे। पहला था आपका आयरन, है ना, Fe2O5, Pt, Na, FeSO4 H2O2 के साथ में, कॉपर, या फिर TiCl4 Al2 C2H5 या होल 6 के साथ में। तो ये आपके कुछ एलिमेंट्स हैं या फिर मेटल्स हैं डी ब्लॉक के, जो कि आपके एज अ कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यस गाइस, यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा। गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।